नमस्कार मित्रों, महाचिति यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। भाषा का जो मूल प्रयोजन है वह बोलने और सुनने के रूप में सिद्ध होता है। बोलने के संदर्भ में तो दो ही पक्ष हैं कि क्या कहना है और कैसे कहना है। कथ्य के निर्धारण के बाद वक्ता के मानस में यह चुनाव होता है कि उसे कहना कैसे है। संभव है कि वक्ता के मानस में एक से अधिक भाषाओं की संरचना बैठी हुई है, तो भाषा का जो निर्धारण होता है कि किस भाषा में कहना है, उसमें कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वक्ता के मन में दो विभिन्न भाषाओं की नियमावली के मिश्रण से भी कोई एक प्रारूप बनकर उभरे। जैसे खड़ी बोली हिंदी में अभिव्यक्ति उसे करना है, लेकिन मान लिया उसकी भाषा मातृभाषा मगही है, तो मगही का व्याकरण और खड़ी बोली का व्याकरण मिश्रित होके कुछ इस प्रकार के वाक्य प्रारूप को बना सकते हैं। लइका सूतल था। एक दिन का प्रशासन के निगाह में आना है। ये जो सोया की जगह सुतल का प्रयोग है वह मातृभाषा मगही प्रभावित है। लड़का सोया था की जगह एक तो लड़का का मगही में लइका जो चलता है वह लिया गया, और दूसरा व्याकरणिक रूप जो सोया है उसकी जगह सुतल। और इसी प्रकार एक दिन का प्रशासन के निगाह में आना है, तो एक तो जो ध्वनि परिवर्तन है, प्रशासन को प्रशासन और क्या को का कहना, मगही में का है, खड़ी बोली में क्या है, और के निगाह, खड़ी बोली में की निगाह, मगही में के निगाह में आना है। मूल रूप से ये दोनों वाक्य खड़ी बोली के माने जाएंगे, भले उसमें कुछ रूपों का मिश्रण है, व्याकरणिक प्रभाव कुछ मगही का भी दिख रहा है। केवल शब्दावली का मामला नहीं है कि लड़का को लइका किया गया, व्याकरणिक रूपों का भी मामला है। भाषा वैज्ञानिक शब्दावली में इसे हम कोडों का मिश्रण कह सकते हैं। दो विभिन्न प्रकार के जो कोड हैं, खड़ी बोली के और मगही के मिश्रित होके इस प्रकार मगही युक्त खड़ी बोली जैसी भाषा का प्रयोग हुआ है। फिर भी इसे हम खड़ी बोली का ही वाक्य कहेंगे, तो ऐसी स्थिति भी वक्ता के मन में आती है। तो फिर से एक बार क्रम की ओर चलें। पहले कथ्य का निर्धारण। कथ्य का निर्धारण इस अनुरूप कि किसे कहना है। कथ्य का निर्धारण कथ्य की आंतरिक क्रमिकता कि किस क्रम में भाव या विचार की अभिव्यक्ति करनी है, और फिर उसके अनुसार भाषा का चुनाव कि किस भाषा में कहना है। यदि एक से अधिक भाषाई व्याकरणिक नियमों के मिश्रण से कोई वाक्य प्रारूप बन रहा हो, तो भी प्रधानता किस तरह की वाक्य रचना की रहेगी, इसका निर्धारण भी इसी तरीके से होता है, और वह श्रोता की स्थिति के अनुरूप होता है। यानी सुनने का जो सामाजिक संदर्भ है उसके अनुरूप ही भाषा विशेष की वाक्य रचना और उसके अंतर्गत जो आने वाली शब्दावली है, मुहावरे, लोकोक्तियां या कुछ सूक्ति टाइप सिद्ध पहले से निर्मित वाक्य, इन सब का चुनाव भीतर ही भीतर वक्ता के मानस में हो जाता है।
और तब आखिरी स्थिति आती है उच्चार की। इसके अनुरूप वक्ता बोलता है। वक्ता बोलता है तो अगर आदर्श रूप में उसे बोलना है तो स्पष्ट उच्चारण और श्रोता के अनुरूप शब्दों और वाक्यों का प्रारूप पहले से ही तय है, लेकिन श्रोता के अनुरूप भी उच्चारण का उसे प्रयास करना पड़ता है। कई बार शब्द का मानक रूप अलग होता है, लेकिन श्रोता के अनुरूप शब्द के मानक रूप का भी विचलन करते हुए कुछ शब्द उसे जानबूझकर बोलने पड़ते हैं। कई बार तो सहज रूप से वह खुद ही इस तरह के रूप बोलता है, लेकिन कई बार मानक रूप से हटना प्रयासजन्य होता है। जैसे किसी अशिक्षित या अर्धशिक्षित श्रोता के साथ एक बहुत पढ़ा लिखा वक्ता बात करना चाहता हो तो देखा जाता है कि कुछ मानक शब्दों को वह उसके स्तर तक ले जाता है। उसकी जुबान में जो मानक शब्दों का रूप बनकर प्रतिष्ठित है उसके अनुसार उसे जाना पड़ता है। एक उदाहरण मुझे राहुल सांकृत्यायन का दिखाई देता है। उन्होंने अपनी एक किताब में मार्क्स यानी कार्ल मार्क्स के सिद्धांत को आम जनता के लिए समझाना चाहा था तो मार्क्स को मरकस बाबा कहा था। हम लोग स्टेशन को स्टेशन कहते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि श्रोता के संदर्भ में वक्ता के उच्चार का निर्धारण होता है। उच्चार का स्वरूप श्रोता से प्रभावित होता है हर स्तर पर। दूसरा पक्ष है उसकी प्रवाहशीलता का। जो भाषा वह बोल रहा है वह प्रवाहशील हो। प्रवाहशीलता का आशय यहाँ एक तो भाषिक स्पष्टता से है और दूसरा अर्थ है रोचकता से। इस पर हम आगे भी कभी आएंगे। यहाँ संक्षेप में यह कहना है कि जो उच्चारण हम अपनाते हैं वह श्रोता के संदर्भ में ही तय करते हैं, और जब उच्चार इस प्रकार से हो जाता है तो श्रोता के लिए जो सुनने को मिलता है उसको वह उल्टे क्रम में, जिस क्रम में वक्ता ने कहा है उसी के उल्टे क्रम में ग्रहण करता है। लेकिन वक्ता को बोलने में क्रमबद्धता का पूर्णतया निर्वाह करना होता है, क्योंकि एक तो भाव और विचार की क्रमबद्धता, दूसरा वाक्य प्रारूप जो तय हुए हैं उनकी क्रमबद्धता, और फिर वाक्यों के अंतर्गत शब्दों की व्याकरणिक क्रमबद्धता। व्याकरणिक क्रमबद्धता के बिना वाक्य की सत्ता कहाँ सिद्ध होगी। कुछ का कुछ बन जाएगा और फिर जो बोध है वह श्रोता के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो श्रोता जब सुनता है यह सारा कुछ तो उल्टे क्रम में उसका मस्तिष्क सक्रिय होता है। कानों के माध्यम से जो सुनता है उसे एक क्रमबद्ध वाक्यावली के रूप में सुनता है। उसके अंतर्गत क्रमबद्ध रूप से निहित जो भाव और विचार हैं, भाव और विचार की छोटी छोटी जो इकाइयां हैं उन तक पहुंचता है एक प्रक्रिया से, क्योंकि
श्रोता के मानस में जो शब्द और अर्थ संबंध के रूप में भाषा व्यवस्था बैठी हुई है, वह व्यवस्था सक्रिय हो जाती है। कानों के माध्यम से जो संवेदन उसे प्राप्त होते हैं, जो ध्वनि तरंग उसे प्राप्त होते हैं, और फिर उस स्तर पर अपने भीतर निहित जो आंतरिक व्याकरण है, जिस आंतरिक व्याकरण के तहत वक्ता ने भाषा प्रयोग किया है, वही आंतरिक व्याकरण श्रोता के अंतर्गत बैठा होता है। श्रोता के मानस में बैठा हुआ वह आंतरिक व्याकरण सक्रिय होता है, और फिर उस आंतरिक व्याकरण, उस आंतरिक शब्दकोश और सामाजिक संदर्भ कि वक्ता ने किस आशय से किस संदर्भ में कहा है, इसका अनुमान लगाते हुए अर्थ बोध करता है। श्रोता बोध के स्तर तक पहुंचता है, यानी वक्ता ने जिस आशय के साथ भाषा का प्रयोग इतनी जटिल प्रक्रिया के द्वारा किया है, उसका बोध उतनी ही जटिल प्रक्रिया के द्वारा, लेकिन उल्टे क्रम वाली प्रक्रिया के द्वारा चलते हुए श्रोता उसका बोध करता है। और वक्ता के आशय से श्रोता के आशय का जब एक सामान्य तल मिल जाता है, वक्ता ने जिस अर्थ में कहा, श्रोता ने उसी के आसपास उसका बोध किया, तो कहा जाता है कि यह भाषा का संप्रेषण जो है सफल हुआ। यह तो एक पक्ष हुआ। अब जो श्रोता है वह वक्ता बन के फिर उसका उत्तर देता है, उस पर प्रतिक्रिया देता है, तो फिर वक्ता वाले क्रम से वह चलता है, और फिर श्रोता श्रोता वाले क्रम से उसका बोध करता है। तो वक्ता श्रोता, फिर श्रोता वक्ता, फिर वक्ता श्रोता, इस तरह से समाज में आपसी संवाद का प्रक्रम चलता है। और भाषा का जो प्राथमिक बुनियादी या आधारभूत प्रयोजन है, यही भाव विचार आदि से संबद्ध संप्रेषण है। भाषा का आधारभूत कौशल इन्हीं संदर्भों में है, बोलना और सुनना, सुनना और बोलना। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि जल्द ही इस विषय की अगली कड़ी लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।